मेंस लेवल क्वेश्चंस के लिए बहुत फोबिया हो गया था कि दे आर टू डिफिकल्ट। प्रिपरेशन इनएडिक्वेट किया था। द नेक्स्ट टाइम आई मेड अ स्ट्रेटेजी फॉर मी विच इज लाइक एक्रोनीम मैंने अपने लिए बनाया था, SECP, SECPE। तो S फॉर स्ट्रेटेजाइज, और E फॉर एक्सप्लोर, C फॉर चूज, P फॉर प्रैक्टिस एंड E फॉर एग्जिबिट। तो आप स्ट्रेटेजाइज करो, पहले तो देखो कि आपके लिए क्या, इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर्स। आपको देखना होगा जो एक टॉपर बता रहा है वो दिस इज नॉट वेरी मच सर्टेन कि आपके लिए भी वो चीज़ फिट हो जाएगी। तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे देखना होगा, फिर उसमें से चूज़ करना होगा। तो दैट्स व्हाट आई डिड। मैंने स्ट्रेटेजाइज किया, फिर उनमें से मैंने चूज़ किया कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं। इसके बाद मैंने उसको एग्जिबिट करना स्टार्ट किया। एग्जिबिट कैसे किया, प्रैक्टिस बहुत सारी उसकी की, और फिर वो उसको मैंने चूज़ कर लिया, एकदम फिक्स कर लिया कि हाँ आई वुड फॉलो दिस थिंग ओनली इन माई एग्जाम, रियल एग्जाम सिनेरियो। Hello everyone and welcome back to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I'm Ahana Menon, your host today, and I have Jaya Mishra here who has cleared IBPS PO and SBI PO. So hi Jaya, welcome to the show. Hello ma'am, thank you so much. So how are you feeling coming here? I am feeling so good, ma'am. It's always been like a dream for me to come here because I always watched its interviews, Toppers interviews since the beginning when I started. So it feels so good. Good. अच्छा, सो जया, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को कि आप कहाँ से हैं, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, कौन सी ईयर में आपने कंप्लीट करी है? मैं गाज़ियाबाद में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, हमेशा से वहीं हम लोग रहे हैं। और बेसिकली आई एम फ्रॉम भदोही, उत्तर प्रदेश। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कंप्लीट की, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से, इंग्लिश ऑनर्स में। और उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन 2020 ऑनवर्ड्स, मई 2020 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी फॉर बैंकिंग के लिए। सो जय, आपको बैंकिंग में आना, या आप ऑलरेडी सोच के बैठे हुए थे पहले से, या फिर आपको किसी ने इन्फ्लुएंस करा था, या कहीं से आपको पता चला कि बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं? मतलब कैसे आए आप बेसिकली इस फील्ड में? एक्चुअली करियर स्विच बहुत रहा, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि बिगिनिंग से एंड तक बैंकिंग कॉमन रहा। मतलब व्हेन इट बिगिन आई थॉट कि, मतलब मैंने अपने मामा का देखा था, वो प्रिपेयर उस टाइम कर रहे थे, तो आई सर्च्ड अबाउट इट एंड मुझे उसकी चीज़ें अच्छी लगी कि कैसे, मतलब वो थोड़ा फैसिनेट भी करता था। एक दो बार मैंने ब्रांच विजिट किया था, तो दैट्स हाउ व्हेन आई थॉट कि ओके दिस कुड बी अ करियर ऑप्शन फॉर मी। तो तब मैंने ये सोचा था, बट बिफोर दैट मुझे डिफेंस बहुत फैसिनेट करता था। बट बाय द टाइम वी चोज स्ट्रीम्स फॉर आवर +2, तो उसमें आई ऑप्टेड कॉमर्स विद मैथ्स बिकॉज बैंकिंग का थोड़ा ज़्यादा सर्टेन हो गया था। और मेरे को ऐसा मिसकंसेप्शन हो गया था कि साइंस लेना ज़रूरी होता है फॉर डिफेंस, तो दैट डिडंट हैपन। सो बैंकिंग का ही था दिमाग में, और ये था कि बीकॉम ऑनर्स मुझे आगे जाके करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा वैसे मैंने अपना उस हिसाब से बना रखा था। बट देन व्हेन आई रीच्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, आई कुडंट गेट बीकॉम ऑनर्स बिकॉज ऑफ हाई परसेंटेज। तो वैसे भी कट ऑफ्स बहुत हाई जाते हैं, राइट? भाई तो हाई फाइव, मी टू। एनीवेज, हाँ। तो एट दैट टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड मिसबा, शी सजेस्टेड मी, मतलब शी टोल्ड मी दैट इट इज़न्ट द केस कि आपको डिफेंस में साइंस होना चाहिए। और उस टाइम पे शी टोल्ड मी कि FCAT एग्ज़ाम तुम बिल्कुल दे सकते हो, और उसके लिए कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो एट दैट टाइम आई थॉट दैट ठीक है, फाइन, आई विल बी गोइंग इन डिफेंस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई स्टार्टेड प्लानिंग थिंग्स। बट देन आई लेटर ऑन रियलाइज दैट आई हैव फ्लैट फीट, सो आई वुड बी मेडिकली अनफिट। सो after that again I came back to that my first option, bank exams. तो आप इस तरीके से बैंकिंग में आए? Yes. ओके, सो जब आपको पता चला कि अब आपको बैंकिंग ही करना है, तो हाउ डिड यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन? मतलब आपको किसी ने कहीं गाइड किया कि आपको बैंकिंग के लिए ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, या इन बुक्स को रेफर करना है, या यूट्यूब चैनल को किसी ने रेफर किया, ऐसा कुछ? मैम पर्सनल लेवल पे देयर वाजंट एनी पर्सन जिनसे मैं समझ सकती थी। तो मैंने गूगल से सर्च किया इसके बारे में, एंड यूट्यूब पे देखा, तो मुझे वहाँ से चीज़ें पता चली दैट हाउ मेनी सेक्शंस वी हैव टू फेस इन दिस एग्जाम। एंड देन फिर अनअकैडमी नेचुरली हैपन टू मी, एंड देन आई
थॉट कि ओके दिस इज कन्वीनियंट फॉर मी, कंसिडरिंग कि उस टाइम तक जब मैंने स्टार्ट किया था कोविड आ चुका था. तो दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड देन आई बिगिन फ्रॉम देयर. आई सॉ सम ऑफ एजुकेटर्स एंड उनमें से मुझे कुछ का अच्छा लगा तो मैंने फिर उनकी क्लासेस देखना कंटिन्यू किया. ओके, सो कोविड क्या आपके लिए अच्छा रोल प्ले कर गया बिकॉज आपकी प्रिपरेशन को बहुत टाइम मिल गया? Ma'am, in a good way, I would say it did help because before this we were in so much of rush of things, or we weren't actually thinking that towards which direction we are going. So when COVID happened, I got that much needed pause and I thought that yes, it's time is slipping from my hands and I need to get into this and start working towards it. Right. So that was really needed. सो अब हम आपकी प्रेपरेशन की थोड़ी सी बात करते हैं, पर इनसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप का वर्क एक्सपीरियंस क्या है? जैसे आप बता रहे हो कि आप बैंकिंग में हैं, तो इससे पहले आप कहीं वर्क करे थे या सीधा ग्रेजुएशन के बाद ही आपने बैंकिंग स्टार्ट कर दिया था? किस तरीके से था? नो मैम, मैंने फुल ऑन वर्क नहीं किया कहीं पे, बट मैंने होम ट्यूशन्स देना शुरू कर दिया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर से, और इसके बाद फिर I jumped into the preparation and I didn't work anywhere. Okay, so is this your first attempt or the second attempt? This is my second attempt, ma'am. For IBPS? For IBPS PO. And SBI? SBI के लिए भी मैम second Okay. attempt है. So जया, जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में जो दे के आए और सेकंड अटेम्प्ट में दे के आए, तो उसके पहले जो प्रिपरेशन टाइम था उन दोनों में आपको क्या फ़र्क मतलब ऐसा लगा कि शायद आपने सेकंड अटेम्प्ट में कुछ ऐसा किया हो कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपसे गलती हो गई हो, तो ऐसा क्या डिफरेंस था? मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाई थी, मुझे अच्छे से याद है. नोटिफिकेशन आया और फिर मेरे दिमाग में ये था कि लेट्स सी एग्ज़ाम क्या है, तो मैंने फिर उसको अप्लाई कर दिया और उस टाइम तक मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था सिलेबस, बट आई स्टिल वेंट. और फिर वहाँ पर जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो ऑब्वियसली मुझे क्वेश्चंस नहीं आए, मेरे अटेम्प्ट बहुत कम थे और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, और उस टाइम कोविड का भी टाइम चल रहा था तो मास्क भी लगाया था, तो वो सब भी मुझे प्रॉब्लम किया था. बट सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे ये चीज़ थी थोड़ी कि मैंने अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी लाई, बट उस टाइम पे भी कंसिस्टेंसी थोड़ी बिगड़ रही थी, पूरी तरीके से नहीं हो रही थी. अच्छी प्रिपरेशन मेरी 2022 में हुई, फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, जब मैंने कंसिस्टेंटली अपना टारगेट बनाया और उसको अचीव किया, पूरा किया. ओके, ठीक है. तो अब हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, ठीक है? सो सबसे पहला मैं सब्जेक्ट लूँगी इंग्लिश. तो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन योर ऑनर्स इन इंग्लिश, तो डिड इट हेल्प विद द एग्जाम और नॉट? इट डेफिनेटली हेल्प मैम, क्योंकि इन दिस कोर्स वो हमें बोलते हैं कि हमें ये सब सारी बुक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, हमें पढ़नी होती है उनको, तो वो बुक रीडिंग में मैं ऑलवेज हमेशा से थी. तो बस प्रिपरेशन जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे एक एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ी, द हिंदू को मैंने इनकलकेट किया अपने रीडिंग, हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग को. तो बस मैं यही करती थी मैम इंग्लिश के लिए, मैं सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी और इसके अलावा मैं मॉक्स देती थी इंग्लिश सेक्शन के. प्रीलिम्स के लिए? यस मैम. तो आपको कोई भी ऐसा सेक्शन है इंग्लिश का जो आपको डिफिकल्ट लगा हो या कुछ ऐसा लगा हो कि ठीक है, जो मैंने कोर्स करा है दैट इज ऑब्वियसली इंग्लिश ऑनर्स इज मोर अबाउट नॉवेल्स, लिटरेचर एंड लैंग्वेज, एंड दिस इज अ वेरी बेसिक व्हेन एग्जाम्स कम, तो एग्जाम्स का इट्स मोर अबाउट बेसिक स्टफ्स, ग्रामर, वोकैबुलरी हो गया. लेकिन ये भी मैंने देखा है, इवन दो वी नो वी आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, वी हैव डन आवर ऑनर्स इन इंग्लिश, लेकिन हमारे ना वोकैब्स कभी कभार दिक्कत कर जाते थे. तो आपको वोकैबुलरी वाले सेक्शन में कभी ऐसे कुछ दिक्कत हुआ हो? मैम, दिक्कत जैसा तो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें मैं इस तरीके से समझती थी, लाइक हम जब वर्ड्स को ब्रेक करें तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि व्हाट द वर्ड माइट बी कन्वेइंग. तो वो चीज़ मैं करती थी और वो मोस्टली मेरा सही हो जाते थे उसमें आंसर्स, तो इन अ वे मैं वो करती थी. और उसके अलावा मैं इंग्लिश में, अगर आप ये आपके क्वेश्चन पे अगर आंसर करूँ कि कौन सा पार्ट मुझे डिफिकल्ट लगता था, तो आई वुड से पैरा जम्बल्स, जिसमें हमें सेंटेंस को अरेंज करना होता है कि इनटू अ राइट मेथड, क्योंकि उसमें कई बार मॉक टेस्ट में ऐसे पैरा जम्बल्स मिलते थे जो 2-3 सेंटेंसेस बिल्कुल ही सिमिलर स्ट्रक्चर में फिट लगते थे, और जब उनको करो तो वो फिर गलत हो जाते थे. तो उसका एक मेरे को फोबिया हो गया था एग्जाम के टाइम पे, बट एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं आता. आई वुड से कि जो मॉक टेस्ट में पैरा जम्बल्स आते हैं वो यूजुअली एट टाइम्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, और वो थोड़े से ऐसे लगते हैं कि ये डिफरेंट लग ही नहीं रहे, सारे के सारे सेंटेंस सेम लग रहे हैं, हम इसको कहाँ पे प्लेस करें. बट एग्जाम लेवल इज़ नॉट लाइक दैट. वो हमें उसी टाइप का क्वेश्चन देंगे जिससे हम इजीली समझ पाएं कि विच वन कम वेयर, विच वन विल कम वेयर. राइट. और जब आपका रिवीजन का टाइम होता था, आप कितना टाइम इंग्लिश में स्पेंड करते थे फॉर दैट लैंग्वेज, फॉर प्रीलिम्स?
मैम कोई ऐसे स्पेसिफिकली मैंने इंग्लिश के लिए बनाया ही नहीं था, मतलब बस मैंने ये रखा था कि आई वुड रीड न्यूज़पेपर, वो मेरे टारगेट में था, न्यूज़पेपर रीडिंग कंप्लीट करनी है, दैट्स इट। और मॉक टेस्ट जब मैं लेती थी तो मॉक टेस्ट में भी मैंने अलग से सेक्शन में नहीं देती थी इंग्लिश का, मैं उसमें डायरेक्ट जब मैं प्रीलिम्स का लाइक मॉक टेस्ट जब देना हो तो उसमें इंग्लिश भी कवर हो जाता था, तो बस इतना ही किया मैंने। तो मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया आपने। हाँ। फिर उस टाइम को डिवाइड किया क्वांट्स और रीजनिंग में। यस मैम। ओके, सो बढ़ते हैं क्वांट्स की तरफ, ठीक है। क्वांट्स इज अ सब्जेक्ट आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो भागने की कोशिश करते हैं बिकॉज थोड़ा टफ लगता है, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, स्पेशली अर्थमेटिक्स, और आपके इतने सारे मतलब नंबर रिलेटेड उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं जो कभी कभार हमारे लिए दिक्कत हो जाता है। तो आपने उस चीज़ को कैसे टैकल किया प्रेपरेशन के टाइम पे? ओके मैम, क्वांट्स मेरा भी बहुत वीक रहा है आई वुड से, क्योंकि उसका मेरे को फोबिया था कि मैं कर भी पाऊंगी या नहीं इसमें। दो मैंने +2 में मैथ्स लिया था अपना, बट फिर भी जब मैंने शुरुआत की तो मुझे ये लगता था कि मतलब मैं कुछ वीडियोस देखती थी जिसमें 1 मिनट में 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट सर करते थे, और फिर जब मैं उसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी तो मेरा पूरा वो टाइम ही अप हो जाता था और मेरा आंसर फिर भी नहीं मिलता था। तो मैं शुरुआत में थोड़ा लगा कि कैसे होगा ये, बट फिर मैंने उस पर वर्क करना शुरू किया। और फिर मैं सबसे पहले तो यही होता है कि कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, कॉन्सेप्ट इज द की। आप हर एक टॉपिक का इंडिविजुअल देखो, उसके लेक्चर्स जिनके भी आपको अच्छे लग रहे हैं, जो भी समझ आ रहे हैं, फिर उसके बाद आप उसके मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो, सेक्शनल्स, और उसके बाद ओवरऑल मॉक टेस्ट जो आप प्रीलिम्स का देते हो वो तो देना ही है, क्योंकि उसमें आपकी स्पीड भी आएगी और उसमें आप बाकी सेक्शंस के साथ, मतलब उसमें ऐसा होता है ना कि कभी आपका इंग्लिश पहले आ जाएगा, कभी आपका क्वांट्स पहले आ जाएगा, तो वो माइंडसेट स्विच जो आपका उस रियल टाइम सिनेरियो में होता है तो वो भी आप समझ पाते हो बेहतर तरीके से। तो क्वांट्स के लिए फिर मैंने यही किया, सबसे पहले मैंने अपना टॉपिक वाइज क्लियर किया, सारे बेसिक्स हैं। और एक और यहाँ पे चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि हमें सारे ही टॉपिक्स पढ़ने हैं अच्छे से, इसमें सेलेक्टिव स्टडी आप कर सकते हो। जैसे कि मेरा क्वांट्स वीक सब्जेक्ट था, तो उसमें मेरे को पूरा नहीं, मैंने अपना ऐसा डिसाइड किया कि आई वोंट स्टडी ऑल द चैप्टर्स, और जो मेरे को थोड़े भी लगते थे कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट मुझे लग रहे हैं, और या फिर जब मैं इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं और ज़्यादा गड़बड़ कर दे रही हूँ, टाइम ज़्यादा ले रही हूँ, तो आई स्टार्टेड स्किपिंग दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और फिर बाकी पे आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लो बाकी चैप्टर्स में। तो दैट्स हाउ आई डिड इट। सो जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट जब दिया था तो तब आपका जो पर्सपेक्टिव था फॉर क्वांट्स और जो सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो उसमें क्या डिफरेंस रहा है? ओके मैम, फर्स्ट वाले में मैं आई रिमेंबर मैं ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं कर पाई थी, मेरी स्पीड भी तब तक नहीं आई थी, बिकॉज आई साइड कि मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ था। सेकंड अटेम्प्ट में आई डिड गुड और मैंने एवरेज परफॉर्म किया था। आई रिमेंबर 24 to 25 क्वेश्चंस, और इन अदर एग्जाम 27 to 28 क्वेश्चंस आई डिड इन क्वांट्स। तो सेकेंड अटेम्प्ट वॉज रियली गुड इन क्वांट्स। तो आपकी मतलब बेसिकली कि आपने यू केप्ट इन माइंड की जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी प्रॉब्लम रही है क्वांट्स रिलेटेड वो आप कवर कर लो सेकेंड वाले अटेम्प्ट में? यस मैम। ओके मैम, सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसा था कि टाइम स्टार्टिंग से मेरे पास ईयर बिगनिंग से था, तो उस टाइम आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि मुझे मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई पे फोकस करना है। तो क्योंकि हम जब बड़े लेवल के भी क्वेश्चंस जब सॉल्व करने लग जाते हैं तो प्रीलिम्स के फिर अपने आप इजी लगने लग जाते हैं। तो उसमें तो ऐसा आपका माइंडसेट बन जाता है कि जब आपको पता है कि आज मेरा ये वाला प्रीलिम्स एग्जाम है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मैं तो क्लियर कर लूंगी, मतलब वो वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है तब तक। जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस वैसे भी बहुत सिंपल होते हैं रादर देन मतलब मेंस में तो टॉप नॉच ही हो जाता है जो लेवल ऑफ हार्डनेस है। यस मैम, गॉट इट। ठीक है, सो नाउ गोइंग टू रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत सारे बच्चों को इतना पसंद आ जाता है कि वो इतना टाइम दे देते हैं उसको कि कभी कभार मतलब अच्छा लगता रहता है उसको सॉल्व करने में कि वो लोग बाकी सब्जेक्ट्स को इतना टाइम नहीं देते, नॉट इंटेंशनली बट इट इज अ फन सब्जेक्ट रीजनिंग। यस मैम, इट इज। आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपको रीजनिंग पसंद आ रहा हो ना आपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स छोड़ दिए? यस मैम, स्टार्टिंग फेज में मेरे साथ भी था। मैं रीजनिंग मतलब स्टार्टिंग इन द सेंस फर्स्ट अटेम्प्ट? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैम, उसमें मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस ही मैं करती थी और बहुत अच्छा सा लगता था जब यूँ जल्दी सारे पजल्स बनते थे। तो वो एक जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन माइंड को देता है कि वी आर डूइंग रियली समथिंग फॉर आवर प्रिपरेशन, हम अच्छा कर रहे हैं। तो इस सेंस की वजह से आई थिंक लोग फिर बाकी जो वीक सब्जेक्ट्स होता है उसको अवॉइड करने लगते हैं अनकॉन्शियसली। बट फिर जब आप फेलियर देखते हो तो आप
जब इंट्रोस्पेक्ट करते हो कि वेयर यू वेंट रॉन्ग, तो आपको फिर समझ आता है कि यू हैव टू टेक ऑल द सब्जेक्ट्स इन कंसिडरेशन, राइट। तो फिर उसके बाद तो मैंने ये मेक श्योर किया, और इनफैक्ट आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने रीजनिंग बल्कि कम कर दिया था, क्वांट्स को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने समझा कि क्या चीज़ मेरा ज़्यादा वीक है। तो आपने सेकेंड अटेम्प्ट में कितना आपने टाइम रीजनिंग को दिया था? मतलब कोई ऐसा आपने रखा होगा ना कि एक दिन में मुझे इतना घंटे, या फिर ऐसा कुछ अगर आपका स्केड्यूल रहा हो? रीजनिंग को लाइक मैम अगर मैं 2 आवर्स देती थी तो क्वांट्स को मैं 4 आवर्स दे देती थी एट टाइम्स। और मतलब मोस्टली क्वांट्स में मैम अगर मैं डिसाइड नहीं भी करती थी ना तो भी मेरा टाइम उससे ज़्यादा लग ही जाता था, क्योंकि उसमें मैं सॉल्विंग में मैं स्लो हो जाती थी। अब हम चलेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम्स की तरफ, ठीक है? तो जब हम एग्जाम हॉल में जाने वाले होते हैं, उससे पहले एक नर्वसनेस होती है, एक पैनिक होता है। तो आपका कैसा माहौल था उस टाइम पे जब आप एग्जाम देने जा रहे थे? यस मैम थोड़ी नर्वसनेस रहती है, लेकिन उस टाइम पे पानी पी लेना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं, सिप करके पानी पिए तो उससे भी आप काम फील करते हो। और उसके बाद तो फिर मेरे टाइम पे तो मैम मैं ज़्यादा नर्वस नहीं फील कर रही थी, क्योंकि मैं सेकेंड अटैम्प्ट तक बहुत मैंने प्रिपेयर इस लेवल का कर लिया था। और जब उसके बाद जब अब एग्ज़ाम का टाइम स्टार्ट होता है तो आप जब उस फ्लो में चले जाते हो तो फिर अपने आप माइंड काम हो जाता है। वो स्टार्टिंग में बस वो रश होता है, हाँ, तो फिर उसके बाद हो जाता है, राइट। लेकिन बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि स्टार्टिंग के पैनिकनेस में ही उनका आधा एग्जाम खराब चला जाता है। और वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कि पैनिकनेस में उनका वो शुरुआत को जो टाइम होता है विच इज़ वेरी क्रूशियल ऑल्सो, क्योंकि आपको समझने का उतना टाइम मिलता है शुरुआत का टाइम, उसके बाद तो फिर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो उसमें वो काफ़ी खराब चलता है। तो उनके लिए कुछ एनी टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू वांट टू टेल? मैम आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। मतलब कई बार ये होता है कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं तो वो पढ़ाई मतलब एग्ज़ाम से पहले भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज वगैरह लर्न करने में लगे होते हैं, तो डोंट डू दैट। वो उससे आपके ब्रेन में भी ऐसे मैसेजेस सेंड होंगे कि अरे दिस इज समथिंग गोइंग टू बी रियली डिफिकल्ट और अ बिग डील, एग्जैक्टली। तो फुल आराम लो, बल्कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप कुछ मत करो, पूरा टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो, और नेक्स्ट डे आप अपने आप काम फील करोगे अगर आपने ऐसा अपना मच नीडेड रेस्ट अपने आप को दिया है तो। और फिर पानी आप पियो, आप अच्छे से अपना खा के जाओ कि वो हंगर पैंग्स भी ना हो कि, और उसके बाद अपना सेंटर पे रीच करके अपने आप को वो टाइम दो, वो जोन में अपने आप को डालो, क्योंकि हमारे पास एग्जाम शुरुआत होने से पहले टाइम मिलता है, आधा से 1 घंटा तो मिल ही जाता है मैम, जब हम वेट करते हैं सिस्टम के आगे। तो अपने आप को वो जोन में डालो कि यस नाउ इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स मेरा एग्जाम स्टार्ट होगा, और इस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की है, तो मैं बस, मेरे को नर्वस नहीं होना, मुझे बस वो करना है जो मुझे आ रहे हैं, और जो मेरी स्ट्रेटजी है उसी पे मुझे स्टिक करना है, कुछ नया नहीं सोचना। क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स में जब आप सोचने लगते हो और उस पर कर जाते हो एग्जाम के टाइम पे, फिर वो जब वर्क करती हुई नहीं दिखती तब आप नर्वस हो जाते हो और प्रेशर हो जाते हैं, और वो टाइम फिर स्लिप होने लगता है, आपको लगता है कि अब तो बिगड़ गया सारा। तो उसी पे स्टिक करो जो आपकी अब तक मॉक टेस्ट देते टाइम आपका माइंडसेट रहा है कि हाँ ये क्वेश्चंस पिक करना है, और क्या आपकी स्ट्रेटजी है, बस वही फॉलो करो, सब हो जाता है फिर। तो एग्जाम हॉल में ऐसा हुआ कि आपने आसपास के बच्चों को देखा एंड दे वर वेरी पैनिक्ड, एंड आपको भी थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा हो गया इनको देख के शायद एग्जाम शायद इतना डिफिकल्टी आने वाला है, ऐसा कुछ आपको लगा था? या फिर बिकॉज यू हैव गिवन योर फर्स्ट अटेम्प्ट ऑलरेडी, तो यू वर लाइक कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रीलिम्स आर मच मोर बेटर एंड आई हैव prepared for the mains, ऐसा कुछ? Yes ma'am, the latter one is true for me. तो जब मैं ऐसा देखती भी थी तो मुझे लगता था कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा मे बी, तभी वो इतने ज़्यादा नर्वस हैं, और मेरे को तो क्लैरिटी थी कि व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी लाइक, आने वाले में कुछ इतना बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस के क्वेश्चंस नहीं होंगे, वही क्वेश्चंस होंगे जिनके मैं कॉन्स्टेंटली 20 मॉक्स दे चुकी हूँ, तो मेरे लिए ईजी होता था। यस मैम। सो जब आपके पास एग्जाम पेपर आया तो आपका सबसे पहला सेक्शन कौन सा आया था प्रीलिम्स के लिए? मैम अभी याद नहीं है, बट आई थिंक इट वाज इंग्लिश ओनली। सो अगर इंग्लिश आया तो इसका मतलब तो आप पहले से थोड़े से काम डाउन हो गए कि ठीक है, हाँ, इट्स अ मच इजियर सब्जेक्ट, आई कैन स्टार्ट विद इट। यस मैम। ठीक है। सो एग्जाम के ड्यूरिंग एग्जाम एनी सेक्शन वेयर यू वर लाइक स्टक, क्वांट्स में हो या रीजनिंग में हो, इंग्लिश में आई एम अज्यूमिंग you might not be stuck,
बट क्वांट्स या रीजनिंग में कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको लगा हो कि ये तो मैं कर लूंगी लेकिन क्यों हो नहीं रहा, और वहाँ आपके 2 से 3 मिनट 4 मिनट वेस्ट हो गए हो? मैम ऐसा होता है क्योंकि कई बार वो डेलिब्रेटली, बल्कि ऑलमोस्ट इन ऑल एग्जाम्स वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखते हैं जिसमें यू विल बी स्टक, और वही ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको आइडेंटिफाई कर लें कि दे आर द स्किप टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो मेरे साथ भी हुआ है, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं स्टक हो गई थी और मैं नर्वस बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो फिर मैं आगे में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, उसकी वजह से ख़राब हो गया था। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैं इन क्वेश्चंस में, आई रिमेंबर एक पजल था जिसमें मैंने 1.5 मिनट दे दिया था, वो सॉल्व नहीं हो पाया था, तो आई स्किप्ड इट, आई इमीडिएटली स्किप्ड इट, और विदाउट लेटिंग इट अफेक्ट माई मूड, माई वाइब फॉर द एग्जाम। मैंने स्किप किया, आगे के क्वेश्चंस देखे, आगे के क्वेश्चंस मुझे इजी लगे, मैंने तुरंत अटेम्प्ट किया, आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस बैक। तो दैट्स व्हाट यू शुड कीप इन योर माइंड ऑलवेज, कि एक क्वेश्चन आपका पूरा एग्जाम डिटरमाइन नहीं करेगा। आप जैसे ही उसको आइडेंटिफाई कर ले रहे हो कि दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ क्वेश्चन, उसको स्किप करो वेरी कामली, मूव टू अदर क्वेश्चंस, यू विल गेट योर क्वेश्चन जिसको आप तुरंत सॉल्व कर लोगे और फिर अपना टाइम भी सेव कर लोगे। दैट्स राइट। ठीक है। सो जया, अब मैं ये पूछूंगी, जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम सेंटर से बाहर आए, तो नाउ द नेक्स्ट प्रेपरेशन इज अबाउट द मेंस। तो एग्जाम हॉल से निकलते ही आप घर जाके स्टडीज करने लगे थे, या यू टुक सम ब्रेक and started the preparation for mains? कैसा था आपका? Yes मैम, आई रिमेंबर आई ऑलवेज टेक ब्रेक आफ्टर एन एग्जाम, और वो हर पर्सन का अलग अलग होता है पास टाइम। मेरा ये ब्रेक टाइम में होता था कि मैं कोई मूवी देख लूँ, आई रियली लाइक वॉचिंग मूवीज, तो मैं ब्रेक लेती थी मैम, क्योंकि मेरे साथ ये भी है ना कि जब मैं एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, बीट प्रीलिम्स और मेंस, मोस्टली मेंस एग्जाम जब मैं दे के आती हूँ ना, तो मेरा बहुत हेडेक हो जाता है, मतलब वो कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हो, बर्न आउट फील करते हो। तो अपने आप को वो मच नीडेड 1-2 दिन का ब्रेक दो, उससे कुछ लॉस नहीं होता, बल्कि आप बेटर और ज्यादा रिजुवनेटेड फील करते हो फॉर योर फर्दर टारगेट्स एंड पढ़ाई जो भी आपको करनी है। तो मैं लेती थी ब्रेक, और उसके बाद मैं 1-2 दिन के बाद फिर से स्ट्रेटेजाइज करके उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेती थी। ठीक है। सो जैसे आपने बताया कि मेंस की तैयारी आप ऑलरेडी प्रीलिम्स के टाइम से स्टार्ट कर ही चुके थे, बिकॉज इट मेक्स सेंस ऑल्सो। यस मैम, क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ईजी होते हैं, मेंस के बहुत टफ होते हैं, और आपके पास टाइम भी बहुत कम होता है उसको प्रिपेयर करने का भी, एंड इवन इन द एग्जाम्स ऑल्सो। सो आपने कैसे दोनों को मैनेज किया, मतलब कि क्योंकि कभी कभार क्या था, मेंस की तैयारी सोच के कि मेंस भी करना है, टफ क्वेश्चन करते हैं, और हम कभी कभार प्रीलिम्स को थोड़ा सा बैक कर दें कि ठीक है टफ क्वेश्चन करी तो आसान तो इजीली हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रीलिम्स में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं विच आर एक्चुअली थोड़ा माइंड बॉगलिंग आप बोल सकते हो, कि वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो आपने ये दोनों मैनेज कैसे करा, कि आपने प्रीलिम्स को भी अलग रखा हो, मेंस को भी अलग, कैसे स्ट्रैटेजाइज किया उस चीज़ को? इसके लिए मैम मेरा बहुत सिंपल था, वंस आई स्टार्टेड मेंस ओरिएंटेड स्टडीज, कि आप सुबह सुबह एक मॉक दे लो प्रीलिम्स का, 1 घंटा बस सुबह, मैं मतलब उठी फ्रेश हो गई, उसके बाद आप बैठ जाओ डायरेक्ट, 1 घंटा बस वो टाइम लगता है। तो वो उससे ये होता है कि आपका पूरा डे फिर आप सेटल्ड होते हो कि आई डिड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स प्रीलिम्स ऑल्सो, मैंने उसको नहीं ओवरलुक किया। तो ये कर लेना चाहिए। और इसके अलावा मैं मेंस का मैम बोलूँगी कि मेंस का फोबिया रहता है, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा जब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, तो हम क्योंकि प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व होने लग रहे होते हैं, तो हम मेंस की तरफ बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं कि लेट इट बी, बाद में करेंगे, या करते भी हैं तो 1-2 क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद ज़्यादा नहीं करते क्योंकि हमसे वो सॉल्व नहीं हो रहे होते। तो मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में, मतलब लाइक जब 2020 में मैंने पहला एग्जाम दिया था, उसके बाद 2021 में, तो मैं मेंस का फोबिया वो नहीं रेडिकेट कर पाई थी, और इसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि इवन दो आई रीच्ड टिल 2 इंटरव्यूज, RRB PO एंड IBPS PO, बट आई कुडंट मेक थ्रू इन द फाइनल लिस्ट। तो फिर मैंने जब उसको इंट्रोस्पेक्ट किया तो आई रियलाइज कि मेंस के स्कोर ऑब्वियसली मेरे काफ़ी कम थे, और वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर मेंस क्वेश्चन के लिए, मेंस लेवल क्वेश्चन के लिए बहुत फोबिया हो गया था कि दे आर टू डिफिकल्ट, प्रिपरेशन इनएडिक्वेट किया था। इनएडिक्वेट प्रिपरेशन होती है तभी आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते किसी चीज पे। तो दैट्स व्हेन आई मेड द नेक्स्ट टाइम आई मेड अ स्ट्रेटेजी फॉर मी विच इज लाइक एक्रोनीम मैंने अपने लिए बनाया था, SECP, SECPE। तो S फॉर स्ट्रेटेजाइज, और E फॉर एक्सप्लोर, C फॉर चूज, P फॉर प्रैक्टिस एंड E फॉर एग्जिबिट। तो आप स्ट्रेटेजाइज करो, पहले तो देखो कि आपके लिए क्या, इट्स ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर्स। आपको
देखना होगा, आपसे मेथड्स अपने बिल्कुल उसको एक्सप्लोर करना होगा कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू. जो एक टॉपर बता रहा है वो दिस इज नॉट वेरी मच सर्टेन कि आपके लिए भी वो चीज़ फिट हो जाएगी. तो आपको बहुत सारी चीज़ों पे देखना होगा, फिर उसमें से चूज करना होगा. तो दैट्स व्हाट आई डिड. मैंने स्ट्रेटेजाइज किया, फिर उनमें से मैंने चूज किया कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं. इसके बाद मैंने उसको एग्जिबिट करना स्टार्ट किया. एग्जिबिट कैसे किया, प्रैक्टिस बहुत सारी उसकी की, और फिर वो उसको मैंने चूज कर लिया, एकदम फिक्स कर लिया कि हाँ आई वुड फॉलो दिस थिंग ओनली इन माई एग्जाम, रियल एग्जाम सिनेरियो. So this was an important step which I took for my mains exam. So this helped and this, you. Yes, this helped me to eradicate my fear of mains. Right, and it's very important also. क्योंकि जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोगों के अंदर डर बैठ जाता है कि मेंस तो बहुत ही टफ होने वाला है, प्रीलिम्स इतना इजी क्या है, उससे भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल में क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसे होगा, कम टाइम है, कैसे प्रिपेयर करेंगे. एक तो सबसे पहली चीज़ आपको साथ साथ बैठ के आपको रिविजन्स करने पड़ेंगे, मेंस का भी प्रीलिम्स का भी. लेकिन यू हैव टू मेक सेंस कि विच वन टू चूज फ्रॉम. ईदर इट इज़ प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट करते रहो, या फिर आप मेंस के एग्जाम्स का प्रेपरेशन साथ में कैसे लेके चलो, वो आपको देखना पड़ेगा. ठीक है जया. सो नेक्स्ट माई क्वेश्चन इज कि अब एग्जाम्स आने वाले मेंस के कम टाइम है, क्योंकि आई थिंक 1 month मैक्स मिलता है, और 1 month में भी आपको एक दो हफ्ता लगता है फॉर द रिजल्ट्स टू कम, एंड देन यू थॉरली नो कि नाउ आई एम गोइंग टू गिव द मेंस. यस मैम. तो आपने जब आपको पता कि आपके पास कम टाइम है, तो आपने किस तरीके से, बिकॉज नाउ मेन फोकस इज मेंस, आपका प्रीलिम्स खत्म हो चुका है, तो उस तरीके से आपने कैसे स्केड्यूलिंग करी अपने रिविजन्स का, आप उसके बारे में कुछ बताइए. नाउ बिकॉज वी हैव एन 2 added on subjects also, banking awareness and current affairs also. So how did you do that? Yes ma'am, banking awareness और current affairs तो ये आई गेस सबको अब ये पता चल गया होगा कि इस बिगनिंग से लेके चलना होता है, बिकॉज 6 months का आता है, एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कवर ऑल दो 6 months करंट अफेयर्स, और इवन इफ 4 months करंट अफेयर्स, इफ यू आर स्किपिंग अदर 2 months, तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि आप इतने कम टाइम फ्रेम में उसको कर लो. तो वो तो मैं स्टार्टिंग से ही कर रही थी, स्पेशली इन लास्ट ईयर मैंने बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रिक्टली अपने साथ इंप्लीमेंट किया था कि नॉट इवन ऑफ अ सिंगल डे आई स्किप्ड करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स. मैं डेली करती थी, और उसके बाद मैं उसको वीकली भी करती थी, और फिर मैं उसका मंथली रिवीजन भी करती थी. और उसको करते टाइम अगर मुझे कुछ ऐसे, मतलब एक होता है ना, आपको इंट्यूशन आ जाता है कि दिस कुड कम इन द एग्जाम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ लग रही है, तो उसका मैं एक नोट्स मेकिंग भी स्टार्ट कर दिया था मैंने लास्ट ईयर. तो दैट्स हाउ आई डिड फॉर जनरल अवेयरनेस. और इसके अलावा जो 1 month का हमें टाइम मिलता है मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, उसमें मैम मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट का प्रेशर नहीं लेती थी. मैंने अपने आप के लिए कर रखा था कि जैसे हमारे 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश. तो मैं जैसे आज मैंने मेंस का मॉक टेस्ट दिया, तो मैं फिर नेक्स्ट डे 2 सेक्शंस ले लेती थी उनको एनालाइज करने के लिए और उनको फिर से सॉल्व करने के लिए, और फिर उसके नेक्स्ट डे सेकंड डे मैं बाकी 2 रिमेनिंग सेक्शंस ले लेती थी. तो मैं 3 दिन एक मॉक टेस्ट को देती थी अपने मेंस के टाइम पे, और इस तरीके से फिर जब वो कंप्लीट हो जाता था तो फिर मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे बढ़ जाती थी. तो इससे ये होता था कि बहुत सेटल फील होता था दैट आई एक्चुअली डिड जस्टिस टू दिस मॉक टेस्ट. मैंने पूरे अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया, फिर मैंने एनालाइज किया कि मैंने गलती कहाँ की, और मैंने उसको फिर दोबारा सॉल्व भी किया, फिर मैं नेक्स्ट करती थी. तो इस तरीके से मेरे 4 to 5 मॉक टेस्ट 1 month में कवर हो जाते थे. Right. Okay. So banking awareness or current affairs again very expanded subject. Right? Totally. आपको नहीं पता कब कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा करंट अफेयर पूछा जा सकता है, आपको नहीं आइडिया. सो और इसकी डेट्स पढ़ना, क्योंकि हर महीने, हर डेट में, हर घंटे में चीज़ें चेंज हो रही हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, विच इज़ कमिंग अंडर करंट अफेयर्स. तो आपने क्या रिसोर्सेज के लिए यूज किया, एंड हाउ डिड यू लाइक मेमोराइज्ड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, especially the dates? If there is any acronym or anything that you would like to tell the people that they can use, so definitely please. हाँ, एक्रोनीम तो ऐसा कुछ मुझे नहीं याद मैम कि मैंने अपने उसमें स्ट्रैटेजी में यूज़ किया था, बट आई वुड टेल व्हाट सोर्स आई फॉलोड कपिल काटपाल सर्स करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स. तो उन्हीं की मैं करंट अफेयर्स करके फिर लास्ट ईयर मैंने ये स्पेशली किया था कि जब मैं ट्यूशन जाती थी पढ़ाने के लिए, तो उस पूरे रास्ते में मैं वॉक करके जाती थी लाइब्रेरी टू ट्यूशन. तो उस पूरे रास्ते में मैं ईयरफोन्स में उस ऑडियो को 2x पे करके भी सुनती थी. मॉर्निंग सेशन देखने के बाद
फिर दोबारा उसको सुनती थी, और फिर पूरे दिन में जब वापस दोबारा से या कोई ब्रेक टाइम या जब मैं बस जस्ट घर जा रही हूँ वॉक करते टाइम, तो मैं उस टाइम पे भी पिछले 1-2 दिन का सुनती रहती थी। तो इस तरीके से मेरा 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में मैं करंट अफेयर्स करी थी। एक तो जब आप विजुअली उसको देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, दूसरा टोटली जब आपका सेंस सिर्फ उस ऑडियो को फोकस कर रहा है, एंड थर्ड व्हेन यू डू द वीकली रिवीजन या मंथली रिवीजन, फिर उसमें आप जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसको आप लिख भी रहे हो। तो वो मैं करती थी। और बाकी जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको पूरा गूगल करके सारा चीज नहीं लेना चाहिए। ये कपिल काटपाल सर भी बताते थे कि उसको आप सिर्फ वही लो जो आपके न्यूज में है। जैसे कोई आज की कोई न्यूज आ रही है तो उस न्यूज से रिलेटेड आप थोड़ा बहुत स्टैटिक उसका पढ़ लो कि क्या है उसका स्टैटिक, दैट्स इट। उसमें वो कवर हो जाएगा, और बाकी जिस भी आप सोर्स को फॉलो कर रहे हो उसको आप पढ़ते रहो। तो वो, और जब इतनी रिपीटेटिवली आप करते हो एक ही टाइम का, मतलब जितना जो मेरी स्ट्रेटेजी थी उसमें 3 से 4 बार मेरा पूरा रिवीजन हो गया था, इतना राउंड्स कवर हो गए थे टिल द मेंस एग्जाम डेट केम। तो तब तक में वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट होता है दैट यू अटेम्प्ट सम डिसेंट क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सो बट इन मिडिल आपको कभी भी ऐसा डीमोटिवेटेड लगा कि देयर आर सो मेनी डेट्स, देयर आर सो मेनी करंट अफेयर्स, मैं कैसे करूँगी, कुछ भी आ जाए, कभी भी कुछ भी आ गया, कोई भी क्वेश्चंस आ गया, कहीं से भी आ सकता है, तो कभी ऐसा डीमोटिवेटेड फील हुआ कि शायद दिक्कत हो सकती है इस पर्टिकुलर सेक्शन में? यस मैम, अर्लियर व्हेन आई वाजंट डूइंग इट, लेकिन जब आप अपने एक्शंस पुट इन करने लग जाते हो तो आपके दिमाग पे वो मैसेज भी पॉजिटिव चला जाता है दैट यू आर डूइंग सो मच फॉर इट। तो इवन इफ कुछ क्वेश्चंस, ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस होंगे, बहुत से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको नहीं आएगा, पर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, और अगर आपको वो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आप अटेम्प्ट कर पाओगे, दैट मीन्स दैट इज द सेम केस फॉर एवरीवन अराउंड यू। और आपने इतनी मेहनत की तो मतलब जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो मे बी वो भी बाकी लोग भी नहीं कर पा रहे होंगे। तो ये आप अपने एक्शंस पुट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस नॉट द एंड रिजल्ट। आप जब प्रोसेस पे ट्रस्ट करोगे, आप उस पे एक्शंस कंट्रीब्यूट करते जाओगे, आपका हर एक छोटा छोटा एक्शन जो भी आप चॉइस कर रहे हो, जो डिसीजन कर रहे हो, वो उस फाइनल थॉट को और आपके बिलीफ को शेप कर रहा है, मोल्ड कर रहा है। तो आप बस उसमें अपने एफर्ट्स पुट इन करते जाओ एंड यू विल गेट द रिजल्ट। दैट्स अ रियली नाइस मैसेज आउट टू द पीपल। तो जय, अब हम चलते हैं क्वांट्स के ऊपर। मेंस के क्वांट्स और प्रीलिम्स के क्वांट्स, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, इज लाइक वे अपार्ट। बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चंस जिसमें लोग एक्चुअली बहुत घबरा जाते हैं। और आपने ऑलरेडी बता दिया है कि एक थोड़ा सा डर लगता है, चाहे आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो, लेकिन फिर भी लगता है। और स्पेशली आई थिंक अर्थमेटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, इन सब चीज़ों में। तो हाउ वाज द प्रिपरेशन फॉर मेंस इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट? ओके मैम, अलग से कुछ क्वेश्चंस नहीं किए मैंने कि जो मैं आउट ऑफ टेस्ट जोन कर रही हूँ। मैंने मॉक टेस्ट को ही अपना मेन मेथड बनाया टुवर्ड्स मेंस प्रिपरेशन आल्सो। तो जो मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस होते थे उनको मैं जब एनालाइज कर रही होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल टाइम देती थी उसको समझने के लिए, एक एक स्टेप को उसका वो तरीका समझने के लिए, और उसको प्रैक्टिस कर पाऊँ मैं, तो वो मैं करती थी। बस मेंस में यही किया था मैंने क्वांट्स के उसके। तो जब आप एनालाइज करते थे और जब आप लिखते थे तो आपको कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बहुत सारी गलतियां करी और आपको लगा कि नहीं हो रहा क्वांट्स, मेरे को लग नहीं रहा है कि इस लेवल वाला क्वांट्स हो पाएगा? बहुत बार होता था मैम, क्योंकि कुछ मॉक टेस्ट के लेवल भी ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और कुछ होते हैं ईजी होते हैं या मॉडरेट होते हैं, लेकिन आपका उस दिन माइंडसेट सही नहीं होता, आप टायर्ड होते हो, ये भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप उन फैक्टर्स को समझो बिफोर बीइंग डीमोटिवेटेड कि अरे यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप समझो कि आज जब आप बैठे थे टेस्ट देने के लिए तो आपने किस किस टाइम पे डिस्टर्बेंस फील की, और आप सही माइंडसेट से थे, आप टायर्ड तो नहीं थे। अगर टायर्ड थे तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न जब जिसकी वजह से आपने जो क्वेश्चन यूजुअली आप कर लेते थे वो भी नहीं कर पाए हो। तो मेरे साथ भी होता था। फिर मैं उसको ये करती थी एनालाइज करते टाइम कि मैं उसको नेक्स्ट टाइम उस ट्रिक को जो मैं मेथड यूज़ करती हूँ उसको एक्सपेरिमेंट ना करूँ और उसी पे स्टिक करूँ। तो इस तरीके से करती थी। सो कितना इम्पोर्टेंट है अपने मॉक टेस्ट पेपर को एनालाइज करना? हाउ इम्पोर्टेंट, इफ यू हैव टू रेट इट फ्रॉम 1 to 10, तो कितना इम्पोर्टेंट है टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट पेपर, योर आंसर्स? टोटली 10 मैम, क्योंकि लाइक आई सेड कि मैं मॉक टेस्ट पे ही रिलाई करती थी अपने प्रैक्टिस के लिए, मैं कुछ अलग से उसके क्वेश्चंस नहीं करती थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं उसको इस तरीके से क्वेश्चन को करूँ जैसे वही एग्जाम में आ रहा है। मैं उस माइंडसेट के साथ मैं उस क्वेश्चन को जो मैं सही करती थी उसमें भी मैं देखती थी कि मैं उसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रही, बिकॉज जो भी आप मॉक टेस्ट फॉलो करो वहाँ पर टाइम आपका दिया होता है इंडिविजुअली क्वेश्चन पे कि आपने कितना स्पेंड किया है। तो मैं उसको भी देखती थी कि कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं दे रही, अगर दे रही हूँ तो क्यों दे रही हूँ, उसमें भी मैं स्पीड अपनी लाऊँ, और जो गलत होते तो
उसको तो सबसे पहले मैं जो गलत वाले क्वेश्चन होते थे उन्हीं को करती थी कि मेरा फ्रेश जो माइंड है वो उसी पे इन्वेस्ट हो, उसको मैं सही तरीके से कर पाऊँ। फिर यू डू द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में आपको क्या लगा उस टाइम पे आपके जब मॉक टेस्ट दे रहे थे कि आपने उसको स्किप करने का सोचा, स्किप किया तो क्यों किया, इफ वर दे रियली डूएबल, जिनको आपने फिर भी स्किप कर दिया तो वो भी मैं एनालाइज करती थी, उनको करती थी। और फिर जो आपने सही किया उसको तो करना ही है कि उसको आप और कितना टाइम लिमिट उसका रिड्यूस कर सकते हो। सो एनालाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Very much आप अपना important. मॉक टेस्ट दो, उसके बाद उसको एनालाइज करो ताकि आप समझो कि आपका वीक सेक्शन या जहाँ आप किस जगह पे, किस एरिया पे सबसे ज्यादा वीक फील करते हो या फिर वीक है। यस मैम, एनालाइजिंग इज द पोर्शन जहाँ पे आप एक्सप्लोर करते हो right. कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स यू आर फॉलोइंग एंड विच वन इज प्रूविंग बेस्ट फॉर यू, विच वन इज वर्किंग फॉर यू। तो उसमें से फिर आपको चूज करना होता है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है, ये चीज़ नहीं कर रही, तो आप अब मैं आने वाले मॉक टेस्ट में इस चीज़ को पे फोकस करूंगी। क्योंकि यही करना ही होता है कि जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं आ जाता आप उसको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि वो चीज़ आपके लिए एकदम मोनोटोनस नेचुरली आए आपके एक्शंस में, कि जब आप अटेम्प्ट करो आप उसी चीज़ को फॉलो करो तो आपका ईजी रहेगा, आपके फेवर में होगा एग्जाम। राइट, ओके। सो अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। सो प्रीलिम्स और फर्स्ट अटेम्प्ट की रीजनिंग कर करके आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन नाउ बिकॉज इट्स अ सेकेंड अटेम्प्ट एंड आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं क्लियर हो पाए थे, तो यहाँ पे एक अलग प्रेशर होता है। एंड इस प्रेशर में इवन दो इफ इट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट यू स्टिल गिव योर बेस्ट एंड मोर एफर्ट्स इन एवरी टर्म्स। तो रीजनिंग के लिए आपका प्रिपरेशन के टाइम में कितना एफर्ट रहा है? I did devoted pretty much time towards it क्योंकि मैंने like I said कि इनिशियली टाइम पे एक ये भी आया था जब मैंने क्वांट्स को ज़्यादा देना शुरू कर दिया था, रीजनिंग को नेग्लेक्ट करने लग गई थी। रीजनिंग को मतलब मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही थी ये सोच के कि नहीं क्वांट्स वीक है तो लेट्स गिव टाइम टू दैट सेक्शन। तो जब मैंने रीजनिंग का ये ऑब्जर्व किया कि अब तो ये स्टेट आ गया है मेरा कि आई एम नॉट एबल टू अटेम्प्ट इट्स मेन्स क्वेश्चंस, तो दैट्स व्हेन आई थॉट कि नाउ आई नीड टू पुट एफर्ट्स। तो उसमें मेरा जब भी मैं मेन्स एग्जाम देने जाती थी मैं 3-4 पेंसिल्स पेन कलर्स लेके जाती थी। लाइक हमारा जो कॉमन ब्लू पेन होता है उसके अलावा मैं एक पेंसिल और इरेजर हमेशा अपने साथ रखती थी जस्ट फॉर द रीजनिंग सेक्शन। और फिर एक डिफरेंट कलर लाइक आप कलर पेंसिल ले सकते हो, मैं ऑरेंज ले लेती थी, कोई भी एनी कलर, जस्ट फॉर द सेक कि जब आप पजल के वो जो भी क्यूज हैं उनको जब आप नोट डाउन कर रहे हो तो उनको डिफरेंट कलर से जब कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब ऑलमोस्ट मेरे को हर पजल में ये थोड़ी क्लैरिटी के लिए जब आपका पेपर पे सेम इंक का सारा वो लिखा होता है जो भी क्यू पॉइंट्स होते हैं आप बहुत ज़्यादा क्लटर्ड फील करने लग जाते हो जब आपको पिक करना होता है कि अब कौन सा पिक करूँ। और कई बार ये भी होता है कि जब आप पजल कर रहे होते हो तो आपको कुछ चीज़ें आती है कि दिस द पॉइंट विच आई एम नोटिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप हाईलाइट दूसरे कलर से कर सकते हो, तो यू नो कि आप किस तरीके से कर रहे हो। फिर उसको लास्ट में आपको बस पिक करके सेटल करना होता है, उसको फिट करना होता है आपके पजल में, तो वो फिर ईजिली हो जाता है। तो आई टुक दैट क्यू दैट इंपॉर्टेंट थिंग विद व्हेन आई प्रैक्टिस्ड इन रीजनिंग मेंस का लेवल क्वेश्चन। सो आपने कितने आवर्स डेडिकेट करे थे रीजनिंग के लिए? ड्यूरिंग मेंस एग्जाम प्रिपरेशन मैम 2 आवर्स मेरे चले जाते थे, 2 to 2.5 आवर्स आई कैन से, और क्वांट्स को 3 to 4 आवर्स इतने चले जाते थे। ओके, ठीक है। सो इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट आई एम स्टिल गोइंग टू आस्क यू, आई नो दैट वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली ये नहीं बोलूँगी कि इट माइट बी ईजियर बिकॉज मेंस का ऑब्वियसली लेवल बहुत हार्ड हो जाता है, लेकिन एक्यूरेसी यहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड ये दोनों बहुत मैटर कर जाता है क्योंकि इंग्लिश में आपको पढ़ना बहुत होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव RC आप जो बोलते हो, सो आपको एक एक सेंटेंस पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप उसको कैसे टैकल करते थे इंग्लिश वाले सेक्शन में? मेरा सिंपल स्ट्रेटजी था मैम कि मैं डायरेक्ट RC जो भी आता था सामने वो कितना भी लंबा हो मैं सबसे पहले उसको पढ़ती थी। मैं ऐसे नहीं करती थी कि मैं क्वेश्चंस पहले जाके देखूं, तो मैं जब उसको एक रीड कर लेती थी फिर मैं क्वेश्चंस पे जाती थी और उसके बाद उस क्वेश्चन को देख के फिर मैं सर्च करती थी कि कहाँ पे मैंने इसका पढ़ा था इसके बारे में। तो इसके लिए इंग्लिश के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्पीड बहुत अच्छी कर लो, क्योंकि जब स्पीड स्लो होती है ना तो वो प्रेशर भी बिल्डअप होने लग जाता है माइंड में कि यू आर गोइंग स्लो और आगे वाले पता नहीं कौन से क्वेश्चंस होंगे, आप उनको कर पाओगे या नहीं, टाइम दे पाओगे या नहीं, मौका मिलेगा या नहीं। तो स्पीड जब आपकी अच्छी होती है तो आप एक वन गो में पढ़ते हो और वो तुरंत आप समझ पा रहे हो, तो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है, अच्छा व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट ऑल अबाउट, तो आप उसको फिर करते हो, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चंस आप जल्दी अटेम्प्ट करके फिर नेक्स्ट पे मूव ऑन कर लेते हो। तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग जब रेगुलर कोई करने लग जाता है तो वो अपने आप स्पीड बिल्ड हो जाती है। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप बुक रीडिंग करते हो तो वो भी बहुत अच्छा टूल है
टू इंक्रीज योर स्पीड। क्योंकि स्पीड बढ़ाना इंग्लिश सेक्शन में मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जहाँ बाकी सारी जगह आप लॉजिकल अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हो, यहाँ पे आपका होता है बहुत थियोरेटिकल अप्रोच, जहाँ पे आपको हर चीज़ पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योर आंसर might refer to those pointers itself. Yes. और वो अगर आपने स्पीड नहीं पढ़ा है तो वो आपके लिए काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि वहीं टाइम कंज्यूम हो गया, तो आपके लिए आगे जहाँ पे लॉजिकल पार्ट है, वेयर यू हैव टू सॉल्व एंड एवरीथिंग, वहाँ आपका टाइम बहुत मैटर कर जाता है। यस मैम। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द मेंस। अब मैं पूछूंगी मेन के एग्जाम्स के बारे में। सो व्हेन यू एंटर्ड द हॉल, हाउ डिड यू फील, एंड उससे आने से पहले, लाइक टिल यू वर गोइंग टू द एग्जाम हॉल, हाउ यू वर फीलिंग? ओके, जब एंटर करते हैं तो नर्वसनेस होती है मैम बहुत ज़्यादा कि कैसा करने वाले हैं हम, और थोड़ा ये भी प्रेशर होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस मैंने रखी है, जो मैंने सारी मेहनत की है, वो रिजल्ट देगी आज के एग्ज़ाम में या नहीं। तो ये सब तो थॉट्स होते ही हैं। और उसके बाद मैं क्या करती थी कि जब मैं एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता था तो मैं एक बार जाकर अपनी आइज़ पे वाटर स्प्लैश करती थी, तो उससे मेरे को अवेक फील होता था, मतलब जो थोड़ा सा आउट ऑफ प्रेशर और टायर्डनेस जो आप फील करते भी हो, स्लीपीनेस जो होता है, वो सब चली जाती है। तो मैं ये करती थी। और उसके बाद मेंस एग्जाम होता था तो उसके बीच बीच में मैं ये ज़रूर इंश्योर, मतलब कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि मैं अगर पानी पीऊँगा या पीऊँगी तो टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि वो देखने में लग रहा है कि आपका टाइम निकल जाएगा, बट उसकी वजह से आप बाकी पूरे बड़े पोर्शन में आप गलती कर सकते हो। आपका माइंड क्लैरिटी नहीं होगा, तो आप रीजनिंग का कोई जब पजल बना रहे होगे, आप सही तरीके से नहीं सोच पा रहे होगे, आप एग्जॉस्टेड फील करने लगोगे। तो मैं ये इंश्योर करती थी कि मैं हर सेक्शन के बीच में थोड़ा थोड़ा सिप करके पानी पियो अपने आप को। मैं तो इनफैक्ट ये भी करती थी कि जब मैं एक सेक्शन करती थी तो मेरा अगर आइज एग्जॉस्टेड फील करता था, मैं 10 सेकंड्स और टिल द काउंट ऑफ 20 मैं अपनी आइज क्लोज कर लेती थी। आई नो उस टाइम अगर आप ऐसा करोगे आपको फील होगा व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे आसपास सब कर रहे हैं, तो बट एक्चुअली इट हेल्प्स अ लॉट। मतलब आप जो उस रश में होते हो उससे आपको एक छोटा सा मच नीडेड ब्रेक मिलता है। तो मैं आइज क्लोज कर देती थी। फिर उसके बाद मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि जब आप अपने आइज को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करने देना चाहते तो आइज क्लोज करके फिर उसको किसी डायरेक्शन में आप दूर देखो। तो वो भी मैं 10 सेकंड्स करती थी। तो अबाउट 30 सेकंड्स में ये एक्सरसाइज छोटी सी करती थी अपने मेंस एग्जाम के पूरे लंबे ड्यूरेशन में। तो उसके बाद जो फोकस शिफ्ट मेरे को महसूस होता था वो होता था बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आप इस चीज़ को फॉलो करो तो आपको वो और ज़्यादा आपको लगेगा कि नाउ आई एम बीइंग एबल टू सी मोर क्लियरली, आई एम नॉट स्किपिंग मच नीडेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन। आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेशन हो जाता है, आप क्वेश्चन को उस तरीके से पढ़ने लग जाते हैं, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी। यस मैम। ओके, सो एंड जब आप एग्जाम दे रहे थे तो एनीथिंग दैट हैपन, एनी इंसिडेंट, जैसे कंप्यूटर लोगों का बंद हो जाता है, आसपास के लोगों का देख के ही हमारा ऐसा जाता है, पैनिक हो जाता है, किसी और का हुआ तो भी दिक्कत। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था मेंस के टाइम पे? यस मैम, सेकंड अटेम्प्ट में। यस मैम, IBPS PO मेंस में मेरा हुआ था और मुझे वो सेंटर मिला था जो मुझे नहीं पसंद। मतलब मैं ये कहूँगी कि हमेशा प्रिपेयर्ड रहो इन सब सिचुएशंस के लिए। ये हो ही जाती हैं, आप कितना भी अवॉइड करो। कई बार कीबोर्ड आपका वर्क नहीं करता, कई बार आपका माउस कर्सर वर्क नहीं करता। मेरे सिचुएशन में क्या हुआ था कि जब मैं बैठी उसको करने के लिए तो मैंने जो वो पासवर्ड होता है उसी में मैंने सारे एक एक की को प्रेस किया, क्योंकि ये करना होता है, ये करना चाहिए। इससे आपको पता चल जाता है इफ़ यू हैव गॉट द राइट वन। तो उसमें कुछ कीज़ वर्क नहीं कर रहे थे तो मैंने उनको बताया जो वहाँ पे थे कि ये वर्क नहीं कर रहा, प्लीज़ चेंज इट। तो उस टाइम तक कुछ कैंडिडेट्स आ रहे थे तो वो उन्हीं का चेक कर रहे हैं। वो बोले आप प्लीज़ वेट करो। मैंने वेट किया, फिर मैंने देखा कि एग्जाम शुरू होने में 2 मिनट्स बचे थे और उन्होंने तब तक चेंज नहीं किया था। और उनका जो एटीट्यूड था उससे मुझे लग रहा था कि मेरा एग्जाम शुरू होगा फिर वो बीच में आके चेंज करेंगे, एंड दैट इज़ टोटली गोइंग टू डिस्टर्ब माई माइंड सेट, येस, फ्लो ऑल्सो। तो फिर जब कुछ सेकेंड्स बचे थे, लाइक 10 to 20 seconds, then that's when I stood up and I said to him कि प्लीज कम एंड चेंज इट। आप गलत कर रहे हो, मेरे करियर का सवाल है। और फिर वो आए, उसके बाद उनने वो चेंज कर दिया। तो ये चीज़ें हो जाती है मैम। और उसके बाद वो उस एग्ज़ाम के टाइम वो मेरे जहाँ पे मैं बैठी थी मेरे ऊपर ही ठीक एक टेलीफोन लगा हुआ था, तो वो कॉन्स्टेंटली रिंग कर रहा था पूरे टाइम। और जो हमने अटेम्प्ट किया उस टाइम पे उन्होंने चेंज कर दिया था थोड़ा पैटर्न, तो उसका भी एक थोड़ा हमें फोबिया फील ऑलरेडी हो रहा था और फिर उसमें ये सब भी हो रहा था। और फिर वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे कहीं दूसरे रूम से किसी को बुलाने के लिए। ये सब बहुत सारा हो जाता है। अब उसमें आपको थोड़ा अपने आप को समझाना होता है कि उनका चल रहा है, वी हैव टू फोकस ऑन आवर ओन, अपने क्वेश्चंस पे फोकस करो। और वो जो प्रेशर बिल्डअप होता है ना उसमें फिर आप अवॉइड कर ही लेते हो, आप उस पर फिर वर्क कर लेते हो।
तो मतलब जब एग्जाम्स के बीच में जब आपका पैनिक सिचुएशन हुआ, आपने अपने आप को काम डाउन फील करवाया कि ठीक है, जो चल रहा है आसपास वो चलने दो, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जाम, कॉन्सेंट्रेट, इसके अलावा और कुछ नहीं, अभी यही एग्जाम है और लास्ट दिन भी है, क्योंकि इसके बाद तो सीधा देयर विल बी नो एग्जाम, देयर विल बी इंटरव्यू। यस मैम। जब आप मेंस कंप्लीट करके बाहर आए, वर यू श्योर कि यू विल गेट इट? मैम, इन IBPS PO आई थॉट दैट आई डिड वेल, मतलब नॉट टू गुड कि मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ ये तो हो ही जाएगा, बट आई वॉज सेटिस्फाइड कि मैंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की, मतलब जितना वो होता है ना कि टू योर बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी डू दैट, तो वो मैंने किया था अपने IBPS PO के एग्जाम में। बट SBI PO के मेंस में मैं सर्टेन नहीं थी, मतलब उसमें मैंने आई रिमेंबर क्वांट्स में ही बहुत कम अटेम्प्ट किया था, और फिर बाकी जो ओवरऑल भी था, मैं GA में मैंने कुछ तुक्के लगाए थे जब मेरे पे प्रेशर होने लगा था, अरे मैं कर नहीं रही हूँ, तो ये सब भी हुआ था SBI के में, तो उसमें मैं सर्टेन नहीं थी। मैं बस घर आई, उनने मम्मी पापा ने पूछा कैसा गया, तो आई वाज लाइक कि नहीं ठीक था, बस मैं कुछ जानती नहीं, अब देखते हैं इसका होता है या नहीं, तो दैट्स व्हाट इट हैपेंड। ओके, सो जया, अब मैं जाऊँगी इंटरव्यू वाले सेक्शन पे, ठीक है? सो बेसिकली इंटरव्यू वाले सेक्शन में प्रॉब्लम ये होती है कि मैनी पीपल दे फील वेरी लेस कॉन्फिडेंट, बिकॉज उनके दिमाग में पहले आता है कि ओ एवरीथिंग टिल नाउ वाज थियोरेटिकल, अब जो है सामने सामने बात करना पड़ेगा, एंड हाउ इट विल बी आई डोंट नो, इफ आई विल बी कॉन्फिडेंट और नॉट, इफ दे विल आस्क मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन और नॉट। आपका कैसा था उस टाइम पे जब आपको था कि अब मेरे को इंटरव्यू देने जाना है, कल परसों की बात है, मैं इंटरव्यू दे के आऊँगी, तो आपका कैसा था उस टाइम पे रिएक्शन, कि आप नर्वस थे, आप कॉन्फिडेंट थे? फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैम नर्वसनेस थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ये सोच रही थी कि मेरे को क्या क्या करना है, और मैं बहुत रिग्रेसली मैंने नोट्स भी बनाए थे उस चीज़ के, आई रिमेंबर। और लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में आई वॉज अ काइंड ऑफ सेटल्ड कि नहीं, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरे को उस टाइम तक रियलाइज़ हो गया था कि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे कन्वर्स कर रहे हो उनके साथ, इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज टू बी वेरी स्पेसिफिक। नॉलेज का इस हद तक बस रोल प्ले होता है कि आप बैक टू बैक नो नहीं बोल रहे, क्योंकि बैक टू बैक नो बोलने से बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होने लग जाता है, मतलब आप ये दिमाग में समझने लगते हो कि अरे मैंने ये क्वेश्चंस आंसर नहीं किया और ये 4-5 बार हो रहा है, तो फिर वो आप अंडर कॉन्फिडेंट होने लग जाते हो, प्रेशर आने लग जाता है। यस, नेगेटिव प्रेशर कि मेरे से आंसर नहीं दिया जा रहा, yes. तो आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका इंटरव्यू कहीं बेकार तो नहीं हो रहा अब इस वजह से, तो वो होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और अपना एक खुद का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि हाँ, आप जब एंटर करो उस हॉल में, सो यू नो ऑलरेडी कि आपने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, आपने कॉन्स्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक न्यूज़पेपर रीडिंग की है डेली, उससे आपको पता है आपके वर्ल्ड अफेयर्स क्या हैं, क्या आपके आसपास चल रहा है। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो बैंकिंग में, तो उसके क्या क्वेश्चन, बेसिक डिटेल्स, तो वो आपसे पूछेंगे तो यू विल बी एबल टू टेल। और बाकी खुद के बारे में तो मैम फ्लो में आपको बताना चाहिए, बाकी यू नीड टू बी प्रिसाइज अबाउट दैट ऑल्सो। तो उन चीज़ों पे आप वर्क करो। इंटरव्यू मेरे टाइम पे मैंने ये किया था कि मैं आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड टू टेक अ मॉक ऑफ माई इंटरव्यू, तो ये हुआ, हमने 2 सेशंस किए थे। आफ्टर दैट आई फेल्ट कॉन्फिडेंट, एंड ही ऑल्सो एनालाइज कि कहाँ पे मैं गलतियाँ कर रही थी, उसने बताया, तो उन चीज़ों पे मैंने वर्क किया, तो दैट्स व्हाट आई डिड। सो आपने मॉक इंटरव्यूज दिए थे या यही आपने इंटरव्यू दिया था मैम जिसके साथ आपने बैठ के कन्वर्स किया? मैम, मैंने एक मॉक इंटरव्यू भी एनरोल किया था, दैट वाज ऑफ कपिल काटपाल सर, तो उन्होंने एक 1-to-1 इंटरव्यू लिया था, और उस टाइम पे उन्होंने यही कहा था कि आई एम डूइंग रियली गुड, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो बस यही चीज़ मैं मेंटेन करूंगी, तो दैट्स ऑल व्हाट इज नीडेड इन एन इंटरव्यू। तो उसके अलावा फिर मैंने ये अपनी फ्रेंड की हेल्प ली थी, तो मैंने ये किया था, और मैंने नोट्स रिवाइज किए थे ड्यूरिंग IBPS PO इंटरव्यू, उससे पहले। सो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आपको आंसर नहीं पता लेकिन फिर भी आप आंसर दे रहे हो, कुछ गलत दे रहे हो, या फिर आपने उसको कुछ घुमा दिया, ऐसा कुछ? बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं बोलने से बेटर है कि मैं कुछ तो आंसर दे दूं। पहले आई थिंक पहले वाले इंटरव्यू में मेरा हुआ था ऐसा कि जब मैं वो फील करने लग गई थी कि अरे आई एम नॉट डूइंग अप टू माय एक्सपेक्टेशंस, मतलब उस टाइम पे ये सोच के जाते हैं हम कि हम सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे या ज़्यादा वो स्ट्रीक नहीं होने देंगे अपने नो सर आई डोंट नो, सॉरी सर आई डोंट नो उसके। तो वो हुआ मेरे साथ, तो मैंने एक क्वेश्चन का आंसर जब करने का कोशिश करने लग गई, इवन दो आई डिडंट नो दैट, तो वो नहीं करना चाहिए। तो सेकंड इंटरव्यू में ऐसा नहीं हुआ, जो मुझे आते थे वो मैंने आंसर किए, जो मुझे नहीं आता था वो मैंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि नहीं सर आई डोंट नो अबाउट इट, आई विल रीड अबाउट इट। ओके, सो एंड हाउ वाज द पैनल?
जो पैनल में बैठे हुए थे वो कैसे थे? उन्होंने आपको कंफर्टेबल किया या थोड़े से प्रेशराइज करने वाले थे? हाउ वाज द Yes. एक्सपीरियंस? मैम IBPS PO वाला इंटरव्यू वॉज रियली अ फ्रेंडली पैनल. SBI PO के इंटरव्यू के टाइम मुझे जो पैनल मिला था वो थोड़ा नर्वस कराने की कोशिश कर रहे थे. मतलब जब एक सर ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे तो वो बार बार वो वर्ड्स ऐड कर रहे थे, मैं उसका आंसर दे ही रही थी, मुझे कंप्लीट करने नहीं दे रहे थे. तो उसमें माई नेचुरल रिस्पॉन्स वॉज जस्ट अ स्माइल. आई वॉज स्माइलिंग, नो ऑल स्माइल, कि मुझे पता है आप क्या कर रहे हो. तो मैंने बस, उनने जब कंप्लीट कर लिया मैंने वेट किया कि अच्छा हाँ आप और ऐड करो और जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो. फिर जब उनने कर लिया, वो चुप हो गए, फिर मैंने उसका दोबारा से वो उसका कंप्लीट आंसर कर दिया. तो उसके बाद दे वर फाइन कि हाँ शी नोज हाउ टू हैंडल स्ट्रेस. तो दैट्स व्हाट ऑल दे चेक. ठीक है. सो यू गॉट टू नो कि दे आर नॉट लाइक पॉइंटिंग यू बिकॉज यू डोंट नो दिस थिंग जो भी आंसर था, बट दे आर चेकिंग इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, इफ यू हैव द कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि आपको लोगों को ही हैंडल करना है अल्टीमेटली, व्हाट योर जॉब प्रोफाइल विल बी. यस मैम. सो वो चीज़ चेक करने के लिए वो लोग इतना डेलिबरेटली कीप यू इन प्रेशर एंड आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. यस मैम. ओके. सो नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, विच इज जब आपका रिजल्ट आया. सो हाउ वाज योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज रिएक्शन टू योर रिजल्ट? यस मैम. IBPS PO का जब रिज़ल्ट आया था तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुझे इसमें मिला, तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे. दैट वाज एक्चुअली अ रियली ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए. दे वर ऑल प्रेज फॉर मी. और उसके बाद फिर SBI PO का जब रिजल्ट आया था तो आई रिमेंबर आई वॉज इन ब्रांच, और उस टाइम पे फिर मैं कुछ काम वगैरह कर रही थी, तब PDF आया और बहुत जल्दी ने इस बार रिलीज़ किया. तो आई इमीडिएटली चेक माई रोल नंबर, और पहले वो हाईलाइट नहीं हुआ. मतलब वो मेरे को ऐसा लगा कि वो पॉपअप होके आएगा, मतलब पता नहीं क्यों मैंने ऐसा सोचा, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुआ. तो मुझे लगा अच्छा नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं. पर फिर मैंने देखा एकदम नीचे थोड़ा वो आ गया था, वो हाईलाइट हो गया था. तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और फिर जब मम्मी को बताया वो भी इमोशनल हो गए थे सब. तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट एक्चुअली. मतलब इस टाइम पे होता है ऐसा कि आप सोचते हो कि ये एक्चुअली हो रहा है या नहीं, बट आप फिर वो जो जितनी भी आपने मेहनत की है, जो जितना आपने सेल्फ डाउट किया था इस पूरे जर्नी में, वो सब आपको रिजल्ट मिलता है उसका कि नहीं ऐसा नहीं है. मेहनत अगर आप कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो अपने पूरे प्रोसेस पे, तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलता है. सब एकदम अच्छा लगता है फिर. तो आपको सेकेंड अटेम्प्ट में जब आपका रिजल्ट आने वाला था, तो क्या एक ये होता है ना एक उम्मीद कि हाँ मैं कर लूँगी इस बारी, एंड फॉर बोथ द एग्जाम्स IBPS एंड SBI आपके अंदर था? फॉर IBPS आई वॉज पॉजिटिव. मतलब मेरा जैसा इंटरव्यू भी गया था IBPS PO का, मैं कॉन्फिडेंट थी कि आई विल गेट सम बैंक डेफिनेटली. उसका मैं ये लेवल था मेरा कॉन्फिडेंस का. बट फॉर SBI आई वॉजंट श्योर. मतलब मेरा ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज ये दोनों सही गया था, पर इंटरव्यू में मैं लाइक आई सेड कि मैं उन्हें नर्वस करने की कोशिश की थी, और मैं थोड़ी हो भी गई थी, बट आई मेड माई सेल्फ रियलाइज कि नहीं, ये इट्स जस्ट अ कन्वर्जेशन, तो जस्ट आंसर व्हाट दे आर आस्किंग. तो मैंने वो किया. और उसके बाद जो एक फीमेल टीचर थी उस पैनल में, उनने जो क्वेश्चन पुट किया था, तो जो मैंने उस टाइम लीडरशिप पे उसी का उनने क्वेश्चन पूछा था, तो वो कोट जब उनको मैंने कर दिया तो वो बहुत इम्प्रेस लग रही थी. तो वो चीज़ भी था, लेकिन बाकी चीज़ें भी कुछ हुई थी जिसके वजह से मुझे लगा, तो आई वॉज कंसिडरिंग इट एवरेज. और बाकी मेंस में मैंने बताया था आपको कि उसका मेरे को बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं थी कि क्या होने वाला है. और मुझे एक बार को ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ कट ऑफ तक ही मेरा मार्क्स आया है. अभी तक दो इनने स्कोर कार्ड रिलीज नहीं किया, बट नाउ दैट आई हैव क्लियर्ड इट, आई नो कि मैंने अच्छा किया मेंस में भी. तो SBI का वॉज टोटली अ सरप्राइज मैम. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रेपरेशन जर्नी एंड योर एग्जाम जर्नी एज वेल. अब सीरियस टॉक को थोड़ा साइड रखते हैं, अब हम थोड़ा फन एंड गेम्स में आते हैं, विच इज़ अ रैपिड फायर. सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको बहुत जल्दी मुझे आंसर देना है. सो आर यू रेडी? यस. ओके. प्रिपेयर योरसेल्फ बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस बहुत फास्ट. ठीक है? सो वन सुपर पावर यू वांट एंड व्हाई? I think it would be to be invisible. Okay. Because that's with this power मैं कहीं भी उस जगह पे भी जा सकती हूँ जहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है, और एक्सप्लोर कर सकती हूँ और चीज़ों को, और लोग जज नहीं करेंगे, मैं कर सकती हूँ, लोगों को देख सकती हूँ. I'm really afraid. Okay. So do you prefer sweet or savory snacks? Sweet.
Sweet. Okay, you have a sweet tooth. Yes. Very What's much. your favorite type of exercise or any physical activity? Yoga. Hmm. I do that, and that is really helpful for me. Okay. So, do you have any hidden talents or skills which people do not know about you? I stalk very nicely. Stalk? I'm a good stalker. Yes. Not everyone know about With it. this rapid skills, I'm becoming a little scared from you, Jaya. ठीक है. What's the last thing you watched on TV or streaming service? As you told कि you like to watch movies and web shows, so which is the last one which you watched? It was my interview with Ashish sir. That's what Oh. I watched. Nice. Good motivation in life. Yes. Do you prefer coffee or tea? Coffee, strong one, black coffee. Okay. Yes. If you could visit any place in the world, where would you go? I think I would go in Spain. Nice. Tomatino festival के लिए. हाँ. What's your favorite type of weather? I would say spring and summer. मैं summer भी झेल लेती हूँ. मुझे पर winters नहीं पसंद क्योंकि winters में वो productivity चली जाती है. ठीक है. Thank you so much, Jaya. It was amazing to have you here. And Thank from you, our ma'am. Unacademy team, we have a token of appreciation for you. Thank you, ma'am. So, yeah, this is and congratulations Thank you so for much, ma'am. clearing IBPS and Thank SBI you so for you. much, ma'am. And with this, Jaya, हमारे यहाँ पे एक रीत भी है which is to tag a topper. Any topper which you want to come here, tell about their journey, about their preparation journey, तो please tag them. ओके मैम. Please. मैम मेरे इंटरव्यू पैनल में एक मेरी एक फ्रेंड थी रिचा शर्मा. तो वो बहुत ज़्यादा उसकी भी जर्नी इंस्पिरेशनल है एंड शी हैज़ क्लियर्ड SBI PO. तो रिचा शर्मा, यू शुड कम एंड शेयर योर जर्नी विद एस्पिरेंट्स. Thank you so much. Richa, we will connect to you and we want you here and we would like to listen to your life journey as well and your preparation journey so that audience can get inspired from you. So, जय इस पूरी जर्नी में आप को कौन सा बंदा है या कोई फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड्स है जिसको आप बोलोगे कि दे वर योर रोल मॉडल, दे इंस्पायर्ड यू और दे हेल्प्ड यू अचीव योर ड्रीम? पेरेंट्स मैम, बहुत ज़्यादा उनकी एफर्ट्स को देखकर आप अपने आप को पुश करते हो, मोटिवेट करते हो कि वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं और इतने टाइम तक उन्हें गो थ्रू किया, तो वी नीड टू डू दिस रियली. तो मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो उनने सबसे पहले मेरे लिए मैनिफेस्ट किया था दैट आई क्लियर दिस एग्ज़ाम. वो बोलते थे, मतलब उनने मुझे बताया था कि 23 अप्रैल तक में तुम्हारा जो भी रिजल्ट आएगा वो सब तुम क्लियर कर लोगे. तो मैं बोलती थी ऐसे कैसे, हमारे एफर्ट्स भी होने चाहिए. और मैंने ये भी फिर सोचा था कि SBI का तो मैंने जस्ट अभी इंटरव्यू दिया है, तो उसका डेफिनेटली अप्रैल एंड तक ही रिजल्ट आएगा, तो कहाँ से हो जाएगा. बट ऑन 18 अप्रैल आया और वो क्लियर हो गया. तो आई वुड से कि उनने मेरे लिए मैनिफेस्ट किया. वो मम्मी मेरे लिए बहुत ज़्यादा करती थी. मतलब इस टाइम पे यूजुअली सब अपना खुद से करते हैं, बट पेरेंट्स का जो सपोर्ट रहा है मेरी सिबलिंग्स का, वो उसके बिना नहीं हो पाता मैम. तो इट वाज ऑल देयर कंट्रीब्यूशंस. एंड डेफिनेटली आई थिंक फैमिली इज़ अ बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ एनीबडी. उनके बिना ना आप कहीं जा सकते हो और वो आपको रुकने भी नहीं देते. कीप यू मोटिवेटेड एंड ऑल, राइट? Yes, ma'am. ठीक है. So also Jaya, there are many aspirants out there who are watching you who would like to get a message from you कि anything that can motivate them to give their best in this banking competitive exam. So please. I would say to all the aspirants कि आप अपने लाइफस्टाइल पे सबसे ज़्यादा फोकस करो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ का. आप हर जगह से जानते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, आपको पता भी है, आपको सिलेबस भी पता है, पर लाइफस्टाइल एट टाइम्स हम ओवरलुक कर लेते हैं. मतलब हम ठीक से सो नहीं रहे हैं, हम कुछ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पूरे दिन हम टेबल पे अपने आप को फोर्स कर रहे हैं बैठने को. तो वो इन सब आदतों से हमारा नेगेटिव बिहेवियर बनने लग जाता है. हम नेगेटिवली ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, वो टेंडेंसी हो जाती है. पर अगर आप हेल्दी अपना सब रख रहे हो सारा लाइफस्टाइल, तो आप उसमें फिर खुद भी पॉजिटिव रहते हो, मोटिवेटेड फील करते हो और आपकी बॉडी भी कैपेबल बन जाती है वो पूरे लॉन्ग सिटिंग आवर्स के लिए. मेरे फादर ने एक कोट बताया था मुझे, संस्कृत कोट, जिसको मैंने लिख के सामने टेबल पे लगा लिया था. और ये एक ऐसा है जो मैं चाहती हूँ कि सारे एस्पिरेंट्स इसको समझें और इसको फॉलो करें. दिस इज़ रियली गुड. काक चेष्टा बकु ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम. ये बहुत अच्छा और एक तरह से एक एस्पिरेंट की लाइफ कैसी किन फोकस पॉइंट्स पर रिवॉल्व करनी चाहिए उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है. आप लोग इसको ज़रूर चेक करिएगा. Thank you so much, Jaya.
And with this beautiful Sanskrit shlok, we are winding up this episode. Do like and share this video and subscribe to Chamomile Tea with Toppers. Let's crack it.